दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी कार ब्रांडों में से एक की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसके शुरुआती उद्यम कम झात है। सुपरकार बनाना शुरू करने से पहले उन्होंने इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी की स्थापना की। यहां तक कि कम ही लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग में सफलता से पहले वह युद्धबंदी थे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता ने उन्हें दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रैक्टर बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि एंजो फेरारी के साथ असहमति ने उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने और सर्वश्रेष्ठ सुपरकार बनाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, जिससे दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता भड़क उठी। लेकिन उस कहानी पर गौर करने से पहले आइए 1916 में इटली के एक छोटे से शहर की ओर मुड़े। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म आर्थिक रूप से संघर्षरत इटली में अंगूर किसानों के घर हुआ था, जो युद्ध के बाद और व्यापक भोजन की कमी से जूझ रहे थे। कठिनाइयों के बावजूद फेरुशियो ने आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा। उन्होंने अपना बचपन अपने माता पिता के अंगूर के खेत में काम करते हुए बिताया, जहां उनके पिता को उम्मीद थी कि वह एक दिन पारिवारिक व्यवसाय संभालेंगे। हालांकि फेरुशियो की आकांक्षाएं अलग थी। खेत में बड़े होते हुए उन्होंने न केवल कड़ी मेहनत का मूल्य सीखा, बल्कि यांत्रिकी के प्रति एक जुनून भी खोजा। ऑटोमोबाइल की उभरती तकनीक से प्रभावित होकर उन्होंने खेत के ट्रैक्टर को तोड़ने और मरम्मत करने में अनगिनत घंटे बिताए। स्कूल खत्म करने के बाद फेरुशियो को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ा। एक किसान के रूप में अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना या यांत्रिकी के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाना। अपने पिता को बहुत निराशा हुई। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना और एक तकनीकी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बोलोग्ना चले गए। स्नातक होने के बाद फेरुशियो को एक मैकेनिक के रूप में काम मिला, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से उनका करियर जल्द ही बाधित हो गया। रॉयल इटालियन वायुसेना में शामिल होने के बाद उनके यांत्रिक कौशल ने उन्हें सैन्य ट्रैक्टरों और डीजल ट्रकों को बनाए रखने के लिए ग्रीक द्वीप रोड्स तक पहुंचाया। यह अनुभव आगे चलकर अमूल्य साबित होगा। 1943 में इटली ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, जिससे युद्ध में उसकी भागीदारी समाप्त हो गई। इतालवी सैनिकों को रोड्स से निष्कासित कर दिया गया और जर्मनों ने नियंत्रण ले लिया, लेकिन फेरुशियो एक यांत्रिक कार्यशाला खोलते हुए बने रहे। 1942 में जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों ने रोड्स पर कब्जा कर लिया और शुरू में फेरुशियो सहित सभी को कैद कर लिया। उनकी यांत्रिक प्रतिभा को पहचानते हुए उन्होंने उन्हें 1946 में इटली लौटने की अनुमति देने से पहले 1 साल के लिए वाहन की मरम्मत का काम सौंपा। इटली में वापस फेरुशियो को बेरोजगारी की चुनौती का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए, जो पेट्रोल की उच्च लागत के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते थे या चला नहीं सकते थे, फेरुशियो ने एक अवसर देखा। इटालियन सरकार आर्थिक सुधार के लिए सैन्य वाहनों की नीलामी कर रही थी और फेरुशियो ने इस अवसर का लाभ उठाया और उल्लेखनीय लैम्बोर्गिनी कहानी के लिए मंच तैयार किया। वाहनों पर काम करने के व्यापक अनुभव के साथ फेरुशियो लैम्बोर्गिनी को ठीक-ठीक पता था कि उसे क्या चाहिए और किस कीमत पर। एक नीलामी में उन्होंने एक सस्ता ब्रिटिश मॉरिस इंजन खरीदा, जिसे उन्होंने बाद में संशोधित किया। उनके अभिनव इंजन डिजाइन में एक ईंधन एटमाइजर शामिल था, जो इंजन को पेट्रोल से शुरू करने और फिर बहुत सस्ते डीजल ईंधन पर स्विच करने की अनुमति देता था। इस चतुर समाधान ने इटली की ईंधन समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित किया। इस प्रकार पहले लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का जन्म हुआ, जिसमें लागत को और कम करने के लिए एक छोटे फ्रेम का उपयोग किया गया। हालांकि लैम्बोर्गिनी को फिएट ट्रैटोरी और लैंडिनी जैसे स्थापित ब्रांडों के प्रभुत्व वाले एक चुनौतीपूर्ण बाजार का सामना करना पड़ा, जिससे नए लोगों के लिए बहुत कम जगह बची। प्रारंभ में फेरुशियो स्वयं प्रति सप्ताह केवल एक ट्रैक्टर का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन उनकी लागत प्रभावी तकनीक ने ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिक्री बढ़ी, उन्होंने अपना कारखाना खोला और उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को काम पर रखा।
बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी। पारिवारिक हित को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हुए फेरुशियो ने एक बैंक ऋण प्राप्त किया, जिससे वह 1000 मॉरिस इंजन खरीद सका और अपने परिचालन का विस्तार कर सका। पारिवारिक फार्म के लिए जोखिम के बावजूद फेरुशियो की तकनीकी सरलता काम आई और वह संशोधित ब्रिटिश इंजनों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अपना खुद का इंजन डिजाइन करने में कामयाब रहे। यह विकास इतालवी निर्मित मशीनरी खरीदने वाले किसानों को ऋण देने की इतालवी सरकार की पहल के साथ मेल खाता है, जिससे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन प्रति वर्ष 200 ट्रैक्टरों तक बढ़ गया और फेरुशियो ने अपने उत्पाद की गुणवत्ता में विश्वास रखते हुए वार्षिक ट्रैक्टर खींचने की प्रतियोगिताओं की मेजबानी की, जिसमें लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरों ने लगातार जीत हासिल की। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, लैम्बोर्गिनी इटली के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक बन गई, जिससे फेरुशियो देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। इस दौरान उन्होंने एक फिएट टोपोलिनो को भी संशोधित किया, इसे एक बड़े इंजन से रेस किया और इसे एक प्रतिष्ठित इतालवी दौड़ में शामिल किया। दुर्भाग्य से वह बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसकी रेसिंग आकांक्षाएं समाप्त हो गईं और उसके जीवन की दिशा बदल गई। अपने रेसिंग करियर के अंत के बावजूद फेरुशियो की संपत्ति ने उन्हें लग्जरी कारों, विशेष रूप से ग्रैंड टूरिंग मॉडलों का आनंद लेने की अनुमति दी। 1950 के दशक में इतालवी कार निर्माता जर्मन, ब्रिटिश और अमेरिकी ब्रांडों से बेजोड़ लालित्य और परंपरा पर कब्जा करते हुए उद्योग का नेतृत्व कर रहे थे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के पास अल्फा रोमियो, फिएट, मासेराती और फेरारी जैसे प्रतिष्ठित इतालवी ब्रांडों की कारें थी। उन्हें हमेशा ऐसी खामियां मिली जो इन कारों को उनकी नजर में परफेक्ट होने से रोकती थी। फेरारी 250 जीटी, जो उनकी सबसे शानदार कार थी, विशेष रूप से निराशाजनक थी। जबकि फेरारी को सफलता का प्रतीक माना जाता था, मशहूर हस्तियों और अमीरों द्वारा इसकी सराहना की जाती थी, फेरुशियो को अपनी 250 जीटी एक सड़क कार के लिए बहुत शोर और उबड़-खाबड़ लगती थी। इसके अलावा इसके टूटने का खतरा था, खासकर क्लच के साथ। कई बार क्लच की मरम्मत के बाद फेरुशियो कार को अपने कारखाने के मैकेनिकों के पास ले गया। उन्होंने पाया कि फेरारी, जो कि एक महंगा उच्च प्रदर्शन वाहन है, में क्लच लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाने वाले क्लच के समान ही था। फेरुशियो ने इसे एक अधिक उपयुक्त क्लच से बदल दिया और स्वयं एंजो फेरारी का सामना करने का निर्णय लिया। एंजो के कुख्यात स्वभाव और अधीरता के बावजूद फेरुशियो का मानना था कि वह सुधार का सुझाव देकर मदद कर रहा था। हालांकि एंजो गुस्से में था। उसने कार के बजाय फेरुशियो की ड्राइविंग को दोषी ठहराया और ट्रैक्टर बनाने पर अड्डे रहने के लिए कटु टिप्पणी के साथ उसे खारिज कर दिया। इस अपमान से फेरुशियो को गहरा आघात लगा, जिसने एक साथी मैकेनिक के रूप में एंजो से संपर्क किया था, लेकिन अपमानित महसूस करते हुए वापस चला गया। फेरारी से बेहतर कारें बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित फेरुशियो ने पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वोत्तम कारें बनाने की कसम खाई। इस प्रकार पूर्णता के लक्ष्य के साथ और लग्जरी स्पोर्ट्स कार उद्योग को बाधित करने के लिए लैम्बोर्गिनी की कार कंपनी की स्थापना की। यहां तक कि उन्होंने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए एंजो फेरारी के मुख्य इंजीनियरों में से एक को भी अपने साथ जोड़ लिया। अपने पदार्पण के 4 महीनों में ट्यूरिन ऑटो शो को लक्षित करते हुए फेरुशियो और उनकी टीम ने एक नई कार और इंजन को नए सिरे से डिजाइन करने के लिए अथक परिश्रम किया। हालांकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें इंजन डिजाइन पर गिरावट भी शामिल थी। वे एक प्रोटोटाइप पेश करने में कामयाब रहे। शो के दौरान हुड को लॉक रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार पूरी दिखे, फेरुशियो ने सरलता से इंजन बे को ईंटों से भर दिया। इंजन की कमी के बावजूद कार ने काफी ध्यान आकर्षित किया और बाद में लैम्बोर्गिनी 350 जीटी के रूप में उत्पादन शुरू हुआ। रिलीज होने पर 350 जीटी की 13 इकाइयां बिकी, जो सुपरकार बाजार में एक नए प्रवेशी के लिए प्रभावशाली था।
अगले 2 वर्षों में 120 कारों का उत्पादन और बिक्री हुई, जो ऑटोमोबाइल उद्योग में लैम्बोर्गिनी के लिए एक मजबूत शुरुआत थी। हालांकि फेरुशियो केवल प्रतिस्पर्धा से संतुष्ट नहीं थे, उनका लक्ष्य फेरारी से आगे निकलने का था। नतीजतन उन्होंने 350 जीटी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि उनके कुछ शीर्ष इंजीनियरों ने गुप्त रूप से एक क्रांतिकारी नए मॉडल पर काम किया, जिसने लैम्बोर्गिनी के भविष्य को आकार दिया। फेरुशियो द्वारा पसंद की जाने वाली ग्रैंड टूरिंग कारों के विपरीत P400 उपनाम वाले प्रोटोटाइप को रेसिंग क्षमताओं वाली एक रोड कार के रूप में डिजाइन किया गया था। टीम को पता था कि उनके बॉस इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि फेरुशियो ने वर्षों पहले अपनी दुर्घटना के बाद रेस कारों को छोड़ने की शपथ ले ली थी। फिर भी उन्होंने प्रोटोटाइप पूरा किया और इसे फेरुशियो को प्रस्तुत किया, इस उम्मीद में कि उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि इसका उत्पादन करना बहुत महंगा नहीं होगा। जैसा कि अनुमान था, फेरुशियो शुरू में इस विचार के खिलाफ थे। हालांकि अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने और एंजो फेरारी से आगे निकलने के लिए उत्सुक, उन्होंने अपने ब्रांड के चारों ओर चर्चा पैदा करने के लिए एक विपणन उपकरण के रूप में नई रेस कार का उपयोग करने की क्षमता देखी। 1966 के जिनेवा मोटर शो से ठीक 2 दिन पहले पूरा हुआ नए मॉडल का नाम लैम्बोर्गिनी म्यूरा रखा गया। इसकी विशिष्ट विशेषता फॉर्मूला 1 कारों से प्रेरित इंजन प्लेसमेंट थी, जिसे बेहतर प्रदर्शन के लिए सामने की बजाय पीछे की ओर लगाया गया था। शुरुआत में फेरुशियो द्वारा विरोध किए गए इस नवाचार को जल्द ही व्यापक रूप से अपनाया गया और लैम्बोर्गिनी की प्रतिष्ठा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। म्यूरा अपने अनूठे डिजाइन और असाधारण प्रदर्शन के साथ वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के साथ जल्दी ही प्रतिष्ठित बन गया। यह द इटालियन जॉब जैसी प्रमुख फिल्मों में दिखाई दिया और मशहूर हस्तियों के बीच पसंदीदा बन गया, जो परम धन का प्रतीक है। 21वीं सदी में सुपर कारों का पुनरुत्थान देखा गया है, जिसमें लैम्बोर्गिनी इस प्रवृत्ति में अग्रणी है। जबकि फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने अपने जीवन काल के दौरान फेरारी को पूरी तरह से पदच्युत नहीं किया था, आज लैम्बोर्गिनी अक्सर नए पैसे वाले सहस्राब्दी के लिए पसंदीदा सुपरकार है, जो धन और सफलता का प्रतीक है। विडंबना यह है कि अगर एंजो फेरारी ने इतने साल पहले फेरुशियो की सलाह पर ध्यान दिया होता, तो लैम्बोर्गिनी कभी अस्तित्व में नहीं होती।